नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही दमदार कहानी है सवा सेर गेहूं। ये कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे एक मुट्ठी भर अनाज, एक छोटा सा कर्ज किसी की पूरी जिंदगी और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों को भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ सकता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस गहरी और कड़वी सच्चाई के साथ। दुनिया का सबसे भारी बोझ कोई पहाड़ नहीं बल्कि कर्ज होता है। ये कहानी एक ऐसे ही कर्ज की है जो लिया तो गया था एक नेक काम के लिए, लेकिन उसने एक भोले भाले किसान को अंदर तक खोखला कर दिया। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, मिलते हैं इसके मुख्य किरदार से और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो ये हैं शंकर, एक सीधा साधा भगवान से डरने वाला किसान। अपनी छोटी सी दुनिया में वो बहुत खुश था, बिल्कुल संतुष्ट। उसे दुनिया की चालाकियों की कोई समझ नहीं थी। वो मानता था कि भाई कोई उसे क्यों धोखा देगा, लेकिन उसकी ये संतुष्टि भरी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली थी। होता यह है कि एक शाम उसके दरवाजे पर एक साधु आ जाते हैं। अब शंकर ठहरा संस्कारी आदमी, अतिथि देवो भवा को मानने वाला, तो साधु का अच्छे से सत्कार करना उसका सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन यही धर्म उसे एक बड़ी मुश्किल में डाल देता है। दिक्कत ये थी कि शंकर के घर में सिर्फ जौ का मोटा आटा था, जो वो एक साधु को नहीं खिला सकता था। तो उसने फैसला किया कि वो गांव के साहूकार से थोड़ा सा, बस सवा सेर गेहूं उधार ले आएगा। सवा सेर गेहूं मतलब करीब करीब 1.25 किलो। कितना मामूली सा कर्ज लगता है ना? तो वो पहुंचता है गांव के विप्र जी के पास, जो पंडित भी थे और साहूकार भी। विप्र जी ने उसे गेहूं तो दे दिया, लेकिन साथ ही एक ऐसा जाल बिछा दिया जिसके बारे में बेचारे शंकर को कोई अंदाजा ही नहीं था। और यहीं पर शंकर से एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक जानलेवा भूल हो जाती है। जब फसल कटी तो उसने उधार से कई गुना ज्यादा, करीब 7-8 किलो अनाज विप्र जी को दे दिया और मन ही मन मान लिया कि भाई हिसाब चुकता हो गया। उसने कभी मुंह खोलकर यह बात कही नहीं। अब कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। इन 7 सालों में बहुत कुछ बदल गया। शंकर की हालत खराब हो गई और विप्र जी और भी अमीर हो गए। और अब हिसाब का दिन आ गया था। 7 साल की मेहनत और तंगी ने शंकर को किसान से मजदूर बना दिया था। एक दिन अचानक विप्र जी उसे सबके सामने रोक लेते हैं और उस पुराने भूले बिसरे कर्ज को चुकाने के लिए कहते हैं। और अब देखिए जाल कैसे कसता है। विप्र जी दावा करते हैं कि शंकर पर अब 5 मन गेहूं का कर्ज है। 5 मन मतलब करीब 20 किलो। अब सवाल यह है कि सवा सेर गेहूं अचानक इतना ज्यादा कैसे हो गया। शंकर जब विरोध करता है, याद दिलाता है कि वो तो सालों से उन्हें अनाज और ना जाने क्या क्या देता आया है, तो विप्र जी बड़ी बेरुखी से उसे चुप करा देते हैं। वो कहते हैं हिसाब अपनी जगह है और दान दक्षिणा अपनी जगह, मतलब वो सब तो दान था, कर्ज तो वहीं का वहीं है। इसके बाद उस कर्ज को पैसों में बदल दिया जाता है, पूरे 60 रुपए। उस जमाने में 60 रुपए एक किसान के लिए उसकी पूरी जिंदगी की कमाई के बराबर थे। शंकर को अब कर्ज में मरने का डर सताने लगता है। वो कसम खाता है कि 1 साल में ये पैसे चुका देगा और फिर शुरू होती है उसकी असली परीक्षा। वो खुद भूखा रहता है, परिवार को आधा पेट खिलाता है, अपना तंबाकू तक छोड़ देता है, फटे कपड़ों में ठंड काटता है और किसी तरह खून पसीना एक करके 60 रुपए जमा कर लेता है। वो बड़ी उम्मीद और गर्व के साथ वो पैसे लेकर विप्र जी के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती हैं। विप्र जी बड़े आराम से कहते हैं कि अरे 60 रुपए तो मूलधन था, उसका ब्याज मिलाकर अब तुम्हें 75 रुपए देने हैं। और ये वो पल था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यहीं पर शंकर की हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है और उसे समझ आता है कि ये कर्ज का जाल असल में है क्या। 3 और साल गुजर जाते हैं निराशा में। जब विप्र जी उसे दोबारा बुलाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि ब्याज पर ब्याज लगकर वो कर्ज 2 गुना होकर 120 रुपए का एक ऐसा पहाड़ बन चुका था जिसे चुकाना अब नामुमकिन था। अब विप्र जी अपना आखिरी पत्ता फेंकते हैं। वो एक बहुत ही क्रूर सौदा रखते हैं। शंकर को सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उनके यहां बंधुआ मजदूरी करनी होगी और मजदूरी के बदले उसे पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आधा सेर जौ का सत्तू और एक पुराना कंबल। और तब शंकर के मुंह से निकलता है, महाराज ये तो जन्म भर की गुलामी है। उसे ये भयानक सच समझ आ जाता है कि वो मूलधन तो अब कभी चुका ही नहीं पाएगा। वो अब जिंदगी भर के लिए गुलाम बन चुका है। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक इंसान की बर्बाद हुई जिंदगी का दर्दनाक नक्शा है।
सिर्फ सवा सेर गेहूं के बदले में 20 साल से भी ज्यादा की गुलामी। एक छोटी सी गलती की कीमत एक पूरी जिंदगी। 20 साल की गुलामी के बाद शंकर मर जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शंकर तो चला गया, पर उसका कर्ज वो जिंदा रहता है। विप्र जी अपनी क्रूरता की हद पार कर देते हैं। वो शंकर के छोटे से बेटे को बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे पिता का 120 रुपए का कर्ज अब तुम्हारे नाम हो गया है और अब तुम्हें उनकी जगह बंधुआ मजदूरी करनी होगी। और कहानी के आखिर में मुंशी प्रेमचंद खुद लिखते हैं कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। दुनिया ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से खाली नहीं है। और भले ही आज के जमाने में वैसे साहूकार ना हो, लेकिन कहानी का सच आज भी जिंदा है। आज क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम ब्याज, स्टूडेंट लोन का बोझ और दूसरे कई तरह के लोन उसी वित्तीय गुलामी के नए चेहरे हैं। तरीके बदल गए हैं, पर जाल आज भी वैसा ही है। और ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब पूरा सिस्टम ही किसी का शोषण करने के लिए बना हो, तो क्या चुपचाप उसे सह लेना ही एकमात्र रास्ता है, या फिर उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? शंकर के बेटे को क्या करना चाहिए था?